नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है जीवन का उद्देश्य। बेटा वृक्ष मित्र, अंकल को फ़ोन कर दिया ना? शाश्वती ने विद्या से पूछा। हाँ माँ, कर दिया। अंकल ने कहा है वो 11 बजे तक आएंगे। विद्या ने जवाब दिया। ठीक है, अड़िमा दी से कहना नाश्ता खाना जल्दी बना दें। निशी की शादी की कुछ तैयारियां करनी है, बाजार जाएंगे, शाश्वती ने कहा। ठीक है माँ, अभी कह देती हूँ। विद्या अंदर चली गई। शाश्वती आंगन के पिछले हिस्से में लगे बरगद के एक पेड़ के पास कच्ची ईंटों पर पत्थर की सिल्ली रखी हुई बनाई हुई बेंच पर बैठ गई। बड़े से आंगन में जगह जगह पत्थर और ईंटों की बेंचें बना रखी थीं। उन्होंने सुबह शाम थोड़ी देर हर कोने के पेड़ पौधों के बीच कुछ देर तो जरूर ही बैठती थीं। आज भी वो उठकर हाथ मुंह धोकर इस बरगद के पास आ गई थी। बरगद का वह पेड़ शाश्वती के पिता ने लगाया था। करीब 50 वर्ष पूर्व एक नन्ही कोपल सी मिली थी उन्हें बरगद की, जिसे उन्हें बड़े जतन से एक गमले में लगा दिया था। थोड़ा बड़ा हो और मजबूत हो जाए तो फिर उसे ज़मीन में रोप देंगे। तभी उनका ट्रांसफ़र बड़े शहर में हो गया और गमले में लगा बरगद भी उनके साथ आ गया। प्रकृति प्रेमी पिता को इस बरगद से न जाने ऐसा क्या लगा हो गया था कि वे अपने से दूर एक अनजानी ज़मीन पर रोपने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। और घर का आंगन इतना भी बड़ा नहीं था कि बरगद ज़मीन में फल फूल सके। बस उन्होंने एक बहुत बड़े गमले में उसे लगा दिया था। अब हर साल बरसात के महीने में शाश्वती बरगद की कटिंग करवाती और अलग अलग गमलों में उसकी संतति करती थी। नई कोपलें फूटती और नए जीवन की कलियां होती। कुछ दिन बरगद अपनी संतति के साथ खिला रहता, जी लेता और फिर वह नए पौधों को वृक्षारोपण करने को दे देती। वे इन पौधों को खुले स्थानों में या शहर के बाहर हिस्सों में रोप देते और बरगद की संततियाँ तो न जाने कहाँ कहाँ फल फूल रही हैं। कितने वन उपवनों की हरियाली बढ़ा रही हैं, धूप से त्रस्त पथिकों को छाया दे रही हैं, प्राणवायु का उत्पादन कर प्रकृति का ऋण चुका रही हैं। उन सभी डालियों की माँ यह बरगद, यह तो मदर प्लांट है, यह तो यही रह जाता है। शाश्वती जी को जी भर आया। अपने पास से अपनी संततियों के चले जाने से इस मदर प्लांट को भी दुख होता है। वह भी अनायास अकेले पड़ जाने से आहत हो जाता है। पेड़ पौधे व्यक्त नहीं कर पाते तो क्या हुआ, भावनाएं तो उनमें भी होती हैं। जैसे शाश्वती का मन छटपटाता रह जाता। अपनी टहनियों से अलग होते हुए बरगद की तरह उसकी भी टहनियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं, देश विदेश में फल फूल रही हैं। और शाश्वती, वह भी तो एक मदर प्लांट है। टहनियों को सहेजती हुई पालती पोसती और फिर उन्हें दूर जमीन पर रोप देती ताकि वे खुली जमीन पर अपने हिसाब से जड़ें जमा कर पनप सकें। हर बार किसी के जाते ही उनका मन खालीपन गहरा जाता। लेकिन क्या करे, अपने हिस्से की ज़मीन पर तो सबका अधिकार होता है और वो उन्हें जितना भी चाहिए। उन्होंने मदर प्लांट की पत्तियों को होले से छुआ, मानो उसका दर्द बांटना चाहती हूँ या अपनी विकल मनोस्थिति में उससे सांत्वना चाहती हूँ। माँ, नाश्ता तैयार है, अड़मा दीदी बुला रही हैं अंदर, विद्या ने आकर कहा। तो वे अपनी भावनाओं की नदी से बाहर निकली। मदर प्लांट जैसे तैसे अपनी शाखाओं को पुनः उगा देता है, थोड़ा हरा भरा हो जाता है कि तभी दोबारा कटिंग का समय आ जाता है और वह पुनः छत विच्छित हो ठूंठ सा खड़ा रह जाता है। नई शाखाओं के उगने की प्रतीक्षा में जैसे बच्चों के चले जाने के बाद शाश्वती की राह तकती रहती कि तब कब नए बच्चे आकर उसका अपना खालीपन भर दें। वह अंदर आ गई। अड़मा ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। विद्या, निशी, नूतन सबके साथ उन्होंने नाश्ता किया और सुबह के कामों में व्यस्त हो गई। निशी की शादी की ढेर सारी तैयारी थी। काम थे सुरसा के मुंह की तरह फैलते ही जा रहे थे। पहले ही उन्होंने कई बेटियों की शादियां की हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने विवाह का कोई अनुभव ना हो, लेकिन फिर भी हर विवाह में नई नई परेशानियों से जूझना पड़ता। जैसे ससुराल वाले, उनके यहाँ की रस्में और जैसी रस्में वैसी तैयारियाँ, हर बार कुछ नई। ठीक समय पर वृक्ष मित्र अपनी गाड़ी लेकर आ गए। उसका असली नाम तो सतीश दुबे था, लेकिन पिछले 25 वर्षों से वो
लगातार पेड़ों को काटने से बचाते आ रहे और शहर की बंजर वृक्षविहीन जमीन पर पेड़ लगाकर उसे हरा भरा बनाते जा रहे थे। अब तक हजारों पेड़ लगा चुके थे, इसलिए लोग आदर प्यार से उन्हें वृक्ष मित्र कहते हैं। सरस्वती भी बरगद के अलावा अपने यहाँ अनायास उगाने वाले पीपल, आम, नीम, जामुन आदि के पौधे उन्हें सौंप देती। चिलचिलाती धूप में पसीना बहाकर भी वह आदमी लोगों के लिए ठंडी छांव का इंतजाम करता फिरता। अगला पूरा महीना सरस्वती निसी की शादी में व्यस्त रहीं। जब शादी सुख समाधान से संपन्न हुई और निसी खुशी खुशी अपनी ससुराल रवाना होगी, तब उनको चैन आया और चैन की सांस ली। लेकिन अभी तो विद्या, भावना, आराधना उनके 72 वर्ष के कमजोर कंधों पर जिम्मेदारियों का एक बड़ा भारी बोझ है। 25 वर्ष हो गए उनको। यह अब तक न जाने कितनी लड़कियों के घर बसा चुकी हैं और कितनी ही लड़कियों को पढ़ा लिखा कर योग बना चुकी। सही मायने में मदर प्लांट जो अपने रस में नई कोपल को सींचता है, पोसता, उसे अकेले नई जमीन पर अपनी जड़ें जमाकर उगाने, फलने, फूलने लायक बनाता है। फिर उसे नए जीवन का आशीर्वाद देकर चुपचाप विदा कर देता है। वे खुद ठूंठ रहकर अपनी गमलों में रह जाता है। उसी तरह वो भी तो अपने घर रूपी गमले में रोपी गई तो इसी मिट्टी में गड़ी रह गई। 54 वर्ष पूर्व जब 19 वर्ष की उम्र में पिताजी ने एक पारिवारिक मित्र के बताए परिवार में सरस्वती का विवाह पक्का कर दिया, तब ना तो लड़के लड़की को आपस में देखने दिखाने का विशेष चलन था, न एकांत में बातचीत करने का। बड़ों ने जो तय कर दिया वही चुपचाप मान लिया। पारिवारिक मित्र की बात पर भरोसा करके उनके पिताजी ने ज़्यादा खोजबीन पूछताछ भी नहीं की, उनका विवाह कर दिया। रस्मों आदि के नाम पर कई दिन तो उन्हें अपने पति से मिलने भी नहीं दिया गया। 18 वर्ष की सरस्वती भला अपने मुंह से कैसे और किससे कहती कि वह अपने पति से मिलना है। बात तो धीरे धीरे स्पष्ट हुई कि उनका पति मंदबुद्धि है और कई बीमारियों से ग्रस्त है। उन्हें तो एक बार परिचारिका बनाकर लाया गया था जो मुफ्त में रात दिन उनके बेटे की तीमारदारी करती। 2-4 वर्षों में सास ससुर जेठ देवर ने उनसे किनारा कर लिया। लाचार सरस्वती को पिता उनके बीमार पति सहित अपने घर ले आए। तब से 50 साल हो गए। सरस्वती एक गमले में रोपे गए पौधे की तरह उतने ही सीमित दायरे में कैद होकर रह गई। पिताजी ने इलाज में और सरस्वती ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे 29 वर्ष उन्होंने घर पति की देखभाल की, अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में लेक्चरर हो गई। लेकिन पति के साथ और सहयोग के नाम पर उनके हिस्से में एक 6 फुट बीमार शरीर की देखभाल ही आई। गृहस्थी के मायने उनके लिए बस सेवा तक सीमित रहे। 29 वर्ष बाद जब उस सेवा क्रम से उन्हें छुटकारा मिला, तब उनके जीवन में कड़वे अनुभवों से मन के सभी कोमल रसमयी सपनों और इच्छाओं के हरे भरे पात गिरकर वहीं सुष्ट, कठोर, रूखा सा ठूंठ भर रह गया था। सरस्वती की सेवा भाव और निश्चल प्रेम समर्पण से द्रवित होकर कई बार उनके पति उनसे कहते भी थे, मुझे किसी सरकारी अस्पताल या संस्था में भर्ती कर दो और तुम अपना जीवन किसी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति के साथ शुरू कर लो। तब उसे भोले निश्चय व्यक्ति की बात सुनकर उनका मन भर आता। एक जीवन साथी के रूप में साथ ना सही, एक पुरुष और पति के रूप में आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक सुरक्षा संबल न सही, लेकिन एक लाचार इंसान के रूप में उस व्यक्ति से एक असहज मानवीय स्नेह तो हो ही गया था। सरस्वती को उसी स्नेह के आधार पर उन्होंने उनके अंतिम क्षण तक जितना बन पड़ा भरपूर सेवा सरूसा करती नहीं। उनके दरवाज़ा खोलकर विद्या धीरे से कमरे में आई और पलंग के पैंताने बैठकर चुपचाप उनके पैर दबाने लगी। अरे रहने दो, बहुत रात हो गई, जाकर सो जा। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थपथपाया। कितने दिन हो गए आपको भागदौड़ और मेहनत करते, थोड़ी देर दबाने दो ना पैर, आराम मिलेगा जरा। विद्या ने पैर दबाते हुए कहा, मैं सो ही जाऊंगी आपके पास। ठीक है, सो जा, सरस्वती ने कहा। 1.5 साल में ही पति और पिता दोनों ने एक के बाद एक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। पीछे रह गई थी निसंतान अकेली सरस्वती। 47 वर्ष की अधपकी उम्र, जिसे अभी आगे काफ़ी लंबा रास्ता पार करना था। अकेले घर को काटने को दौड़ता, वर्षों से तन मन विचार दिनचर्या सब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इतनी कसकर लपेटी हुई थी कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व भूल गई थी। 24 घंटे का ख्याल अचानक ही मस्तिष्क से निकल गया और वे एकदम खाली सी रह गई। कॉलेज से आकर जीवन
निरुद्देश्य सा व्यर्थ लगता। यह लीला तक समाप्त करने का मन करता। आखिर उसके आगे पीछे था ही कौन। लेकिन वे इतनी कायर नहीं थी। जब जीवन के कठोर निर्णय को भी अब उन्होंने स्वीकार करके निभाया तो फिर वे अकेलापन क्यों न कटेगा। और वे एक दूरस्थ गरीब रिश्तेदार की 2 बेटियों को अपने पास ले आईं। उन्होंने ही कॉलेज में उनका एडमिशन कराया। 2 लड़कियों को पढ़ाने का अवसर मिला। एक जीवन की अच्छी दिशा में गढ़ने का सौभाग्य मिला तथा जीवन में एक साथ एक पावन उद्देश्य। फिर क्या था। दूर दराज के कई रिश्तेदारों की जान पहचान वालों की बेटियां उनके पास पढ़ने के लिए आने लगीं। पढ़ाई हो या अन्य किसी कार्य में रुचि हो, उन्होंने इस तरह से लड़कियों की मदद की। देखते ही देखते उनका घर ढेर सारी टहनियों से भर गया। लड़कियां आती, पढ़ती और चली जाती। कुछ गरीब अनाथ होती तो वे उनकी शादियां भी करवा देती। लड़कियों को वे पढ़ाती थीं लेकिन उन्हें हॉस्टल में रखती। उनके घर को उन्होंने कभी संस्था नहीं बनने दिया ताकि बच्चों को एक घर का एहसास हमेशा मिलता रहे। 8 बरस पहले विधवा अड़िमा अपनी बेटी के साथ उनके पास आई थी। उसकी बेटी उर्मिला का विवाह हो गया और अड़मा यहीं रह गई। सरस्वती को भी बढ़ती उम्र में साथ मिला और अड़मा बहुत कुछ संभाल लेती थी। उनकी पेंशन और कुछ लड़के लड़कियां नौकरी करके मदद कर ही जाते, तभी उनका इतना बड़ा परिवार आराम से चल रहा था। 12 लड़कियों और 7 बेटों की शादियां करा चुकी थी। वो अब तक कई तो पढ़ लिख कर विदेशों तक पहुंच गए थे। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, किस क्षेत्र में नहीं है उनके बच्चे। अब तो ढेर सारे नाती पोते भी हैं। रात गहरी हो चुकी थी। विद्या उनके पैर दबाते दबाते पता नहीं कब सो गई। सरस्वती धीरे से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उनकी खिड़की के ही ठीक सामने बरगद के पेड़ का गमला था जो अपनी टहनियों के गमले से चले जाने से अकेला उदास खड़ा था। सरस्वती की आंखें भर आईं। कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत सुखों से बहुत ऊपर होता है। ईश्वर उन्हें खास तौर पर चुनता है विशिष्ट काम के लिए। यह बरगद अगर जमीन में होता तो शायद इतने सारे लोगों को इतनी जगह पर छाया नहीं दे पाता। और अगर सरस्वती का भी अपना परिवार और बच्चे होते तो उनका व्यक्तित्व भी एक दायरे में सिमट के रह जाता, इतना विस्तृत नहीं हो पाता। बरगद के मदर प्लांट पर नई कोपलें आने लगी थी। वह धीरे से मुस्कुरा दी। कानपुर वाले भांजे का फ़ोन था। उनकी ससुराल की एक लड़की पढ़ने में बहुत तेज़ थी लेकिन 2 साल हुए पिता नहीं रहे। घर की आर्थिक स्थिति लड़की के आगे पढ़ाने के लायक नहीं थी। सरस्वती के जीवन में भी फिर एक नई कोपल आने वाली थी। मदर प्लांट होने का सौभाग्य भी विरलों को ही मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? ये कहानी एक उस औरत की प्रेरणा है जिसने अपने दुखों को भुला के दूसरे की मदद की है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आशा है आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। इस आशा के साथ धन्यवाद।